और एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और बेहद इम्पॉर्टेंट एक सत्र जिसकी अब हम शुरुआत करने वाले हैं और इस सत्र के मेहमानों को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। कुलदीप यादव जी जो कि HOD हैं दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप कृपया मंच पर आएँ। और इसी के साथ ही दीपक अग्रवाल जी जो कि GM हैं पंचवटी प्रयोगशाला के। तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे इस खास पैनल के लिए और इसी के साथ ही हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाए और इसी के साथ ही एक और प्रेरणादायक और इसी के साथ ही ज्ञानवर्धक एक और महत्वपूर्ण सत्र जो है वो होने वाला है। तो उड़ान जो बेहद खास कार्यक्रम है MZ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, और इस उड़ान के ज़रिए ही हम उस कहानियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे संघर्ष से किस्मत बदलती है और जीवन बदलता है। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर कुलदीप यादव और मिस्टर दीपक अग्रवाल। थैंक यू। आपसे हम आपकी कहानी और आपके इंस्टीट्यूट की बातचीत करेंगे। डून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 2002 से हम उसका नाम सुन रहे हैं। दैट इज़ द टाइम आई थिंक इट वाज एस्टैब्लिश्ड 2000 से 27 years और बहुत ही मतलब रेप्यूटेड कॉलेज है ये। मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे उसकी शुरुआत हुई और आपके पिताजी ने इसकी शुरुआत की। हमारे चेयरमैन साहब हैं, मैं वहाँ एम्प्लॉय। हमारे चेयरमैन साहब ने 2000 में हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ, दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। एंड सबसे पहले जो हमारे साथ कोर्सेज जो ऐड हुए थे वो पैरामेडिकल कोर्सेज। उसके बाद ईयर बाय ईयर हमने इंजीनियरिंग भी स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर भी, फॉरेस्ट्री भी, और अभी हमारे अपने ग्रुप के 2 स्कूल्स भी हैं, दून वैली इंटरनेशनल स्कूल्स के नाम से। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट भी शुरू किया गया, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, मगर क्यों नहीं बनना चाहता है? मतलब बनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा अच्छी शिक्षा लेकर और मॉडर्नाइजेशन करके वो एग्रीकल्चर को करे और अपनी एग्रीकल्चर को आगे लेके जाए, बिकॉज प्राइमरीली तो इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो आपने कहा एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसके बारे में थोड़ा बताइए। एग्रीकल्चर में हम आज के अगर सिनेरियो में हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, हमारी रिफॉर्म्स इतने ज़्यादा हुए हैं एग्रीकल्चर में, तो जिससे अब पहले तो हम सिर्फ ये देखते थे कि किसान ही सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहा है। आज हर युवा नई नई चीज़ों को लेके, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट के अपनी जो एक विज़न चल रहा है एग्रीकल्चर को लेके, इंडिया बहुत ऊपर जाने वाला है एग्रीकल्चर में। तो दैट्स वाई एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा स्कोप है। मैं एक बताऊंगी, मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी बिल गेट्स का, और उनसे पूछा गया कि जो आगे आने वाली सेंचुरी है 100 years, उसमें नेक्स्ट बिलियनर्स कौन होंगे, और उनका जवाब था एग्रीकल्चरिस्ट्स एंड पीपल हु कैन गिव क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर। खाना, पीना और हवा, ये जो इंडस्ट्री है उसमें जो काम करेंगे वो नेक्स्ट बिलियनर्स होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दीपक जी, आपकी पंचवटी प्रयोगशाला है और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसमें ट्रेडिशनल तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और जो हमारा ज्ञान है आयुर्वेद का, वो बहुत डीप रूटेड है। मतलब इंडिया का वो बहुत यूनिक ज्ञान है। तो उसको मद्देनज़र रख के आपने अपनी प्रयोगशाला चलाई है, उसके बारे में आप बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत की गई। See, basically it's not a प्रयोगशाला, like its name called Panchvati Prayogshala Private Limited. जी। But we are a manufacturer of pickles, sauces, jam and digestive tablets as well.
लाइक अनारदाना गोली एंड जी। चांद सितारा आपने सुना होगा। तो ये that's- वही मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ट्रेडिशनल मेकिंग प्रोसीजर्स हैं जो इंडिया के बहुत यूनिक है, हमारे लिए कल्चरली रूटेड हैं। जी। तो ये इतनी यूनिक इंडस्ट्री है कि इसे आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सी फूड्स की जहाँ तक बात है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड्स में क्या होता है कि क्वालिटी, विल हैव टू फोकस ऑन आवर क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तो एवरीवन शुड परचेज आवर आइटम्स। लाइक पिकल्स, सॉसेस, जैम की बात करें, अगर क्वालिटी हम लोग मेंटेन रखते हैं तो क्वालिटी को, अगर आपने परचेज़ किया आज कोई भी प्रोडक्ट, लेट सपोज आपको टेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज अच्छा लगेगा, तभी आप सेकंड टाइम उसको परचेज़ करेंगे कि पंचवटी का ही प्रोडक्ट चाहिए। तो क्वालिटी तो वील हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी इटसेल्फ। मैं पद्धति की बात कर रही थी कि जो तरीका होता है बनाने का वो ट्रेडिशनल तरीका होता है, जो बहुत ही उम्दा तरीका होता है। एक होता है जिस तरह से बड़े लेवल पे मशीनों से बनता है। क्या आप जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको प्रिजर्व करते हुए बनाते हैं? उनको प्रिजर्व करते हुए, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करने के बाद ही उसका प्रिपरेशन होता है पिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और वो ट्रेडिशनल तो नहीं चल पाता इंडस्ट्री में, ट्रेडिशनल वे आउट नहीं चल पाता इंडस्ट्री में तो बिकॉज वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से मशीन से ही सारा कुछ होता है। तो इसका आपने मतलब, अगर मैं ये कहूँ कि इसकी क्या खासियत है या क्या यूनिक बात है जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स या बाकी ब्रांड्स में नहीं होती है? इसमें खास बात देखिए, पिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो पिकल्स में सब कुछ मसाले के ऊपर बेस्ड होता है। मसालों की क्वालिटी अगर हम लोग मेंटेन रखते हैं तो पिकल्स की क्वालिटी ऑब्वियस है अच्छी होगी। उसमें जो मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी का जो लेते हैं हम लोग, वो टैंकर हम लोग राजस्थान से परचेज़ करते हैं। तो वो ब्रांडेड चीज़ ही होना चाहिए, मतलब यूनिकनेस तभी आएगी, क्वालिटी तभी मेंटेन होगी जब उसकी ब्रांड हम लोग अच्छी परचेज़ करेंगे। मसालों की, तेल की, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको। क्या बात है, मतलब मुझे अब टेस्ट करना पड़ेगा आपके अचार बिल्कुल, को। डेफिनेटली हाँ? डेफिनेटली। वैसे बचपन में मेरा अनारदाना फेवरेट हुआ करता था। हर खाने के बाद मुझे अनारदाने की एक डब्बा होता ही था मेरे घर के हम लोगों पास। ने जो स्टार्ट किया था बिजनेस, वो अनारदाना गोली और चांद सितारा के नाम से ही आज भी लोग जानते हैं। अच्छा जी। आपसे मैं पूछूंगी मिस्टर यादव कि जो आपका कॉलेजेस हैं, आजकल हम जेन ज़ी की बात कर रहे थे और बहुत कुछ हम लोगों ने सवाल ओपन माइक को भी, ओपन माइक के ज़रिए भी हम लोगों ने सवाल पूछे कि आजकल की जो जनरेशन है बहुत बदलाव देख रही है। जो वोकेशनल जो चीज़ें हम क्या कहना चाहिए, जो जिस तरह से हम पढ़ाई करते थे सिर्फ वही नहीं, बल्कि जिस तरह की अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो रही हैं, बदलाव आ रहा है, उससे आप उस बदलाव को आप कैसे, हाउ आर यू मैनेजिंग टू ब्रिज दैट गैप? बदलाव में होना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बदल चुकी हैं कि जो कि नहीं बदलनी चाहिए थी। जैसे आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो सकता, और एआई का टाइम है तो। लेकिन अभी स्टूडेंट क्या है कि पूरी तरह से नेट के ऊपर डिपेंड हो चुका है, वो बुक्स को पूरा तरह से हट रहा है वो। बट ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बच्चों का। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बुक्स में है वो नेट पे आपको नहीं मिलेंगी। तो ये एक बदलाव, पॉजिटिव बदलाव ये है कि हम टेक्नोलॉजी की साइड जा रहे हैं, चीज़ें फास्ट हो रही है, लर्निंग फास्ट हो रही है, बट एजुकेशन कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग चीज़ कही है। और मैं अगेन मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी कि कहा गया कि जैसे स्पेलिंग्स पर या जनरल नॉलेज पर आजकल इतना फोकस नहीं, क्योंकि वो तो आप गूगल पे या टाइप करके चैट जीपीटी से आप निकाल देंगे कि सबसे छोटी कंट्री कौन है, भी टाइम चला गया है, voice हो गया। हाँ वॉइस में भी जैसे भी आप corrections नहीं। द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। मगर उन्होंने बहुत अच्छा एक बात कही कि जिस तरह से मस्तिष्क का डेवलपमेंट रिसर्च करके आंसर निकालने में होता है, वो जो होता है ना, जैसे हम जिम जाते हैं और मसल को वर्क करते हैं तो मसल का डेवलपमेंट होता है, वो माइंड डेवलपमेंट कम हो गया है। क्योंकि लाइब्रेरी जाकर हम कैसे करते थे, कैटलॉग्स में ढूंढते थे किताब, फिर हम उसको रिसर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते थे, फिर उस इन्फॉर्मेशन को याद करते थे कि एक जनरल नॉलेज में हम हमारे दिमाग में बना रहे, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे हमें याद रहती थी स्पेलिंग्स और नॉलेज।
तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले वो नोट्स बनते थे, हर मस्तिष्क का चीज के नोट्स डेवलपमेंट बनते थे, अब नहीं हो नोट्स का रहा है। टाइम जा चुका है, जा चुका है, अब Everything रेडीमेड is है सब available. कुछ आपके पास। नहीं याद आ रहा क्या स्पेलिंग है, टक 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 टक, ओ ये राइट स्पेलिंग है। सो इट्स अ कहीं ना कहीं लॉस है, बच्चों का लॉस है। वी आर मिसिंग आउट ऑन दैट। या आई एग्री विथ यू। क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल जो हमारी जो पीढ़ी है ये जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपके हैं उसके टेस्ट में क्या आपने बदलाव लेकर आए हैं, जैसे 5 साल पहले था और जैसे अब है? टेस्ट की जहाँ तक बात है, टेस्ट में तो थोड़ा चेंज करना ही पड़ता है। इनफैक्ट टेस्ट है, पैकिंग है, उन सभी में चेंज करेंगे तभी आगे मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज क्या एवरी डे मार्केट में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो पैकिंग भी हमें इनफैक्ट टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती है। टेस्ट में भी और बेटर करना पड़ता है। टेस्ट में लाइक जैसे सिर्फ अनारदाना गोली की बात करें तो अनारदाना गोली में थोड़ा सा टेस्ट में चेंज करेंगे तो उसमें चेंज लगेगा बच्चों को, तभी परचेज करेगा। सेम टेस्ट कंटिन्यू नहीं रह सकता। क्या टेस्ट भी बदलते जा रहे हैं लोगों टेस्ट के? भी जी, किस तरह से टंग बदल टेस्ट भी जैसे चेंज होता है हर किसी का, टंग टेस्ट भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। आपका भी, मेरा भी, सभी का चेंज होगा टंग टेस्ट। मैं तो हेल्थ की तरफ निकल चुकी हूँ। नहीं नहीं, आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है हेल्थ के लिए, तो वो चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग जी यूज़ करते हैं प्रोडक्ट। जी। मैं आपसे पूछूंगी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उससे क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और आपकी और क्या एक्सपेक्टेशन है कि और क्या बदलाव आना चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इंडिया में जिस हिसाब से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव इसकी अप्रोच होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट भी होंगे इसमें। बट सही तरीके से इम्प्लीमेंट होने पे, अगर सिर्फ बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो उस एजुकेशन पॉलिसी को बस लागू करने की सोच रहे हैं, उस लेवल पे लागू नहीं हो रही है। कैरिकुलम को आपको चेंज करना पड़ेगा, टीचिंग टेक्नोलॉजी को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ट्रेडिशनल उसी लेवल से ही आप एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे। मतलब आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ। जनरेशन चेंज हो रही है तो उस जनरेशन्स को भी हमें देखना पड़ेगा कि जनरेशन्स किस टाइप की है। अभी जो जनरेशन है वो पैम्पर्ड जनरेशन है, उनको हर छोटी छोटी चीज़ समझना पड़ेगा। वो चीज़ें जो पहले कभी चलती थी कि बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, लर्निंग कर रहा है, पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, आज के टाइम पे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है जो बच्चे को वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। मतलब एक बड़ा दुख होता है कि स्कूल जिसमें इतनी हैवी फीस दे के भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी हमें। बच्चों को वक्त ना दे पाना एक बहुत बड़ा सबसे चैलेंज बड़ा है। reason। पैम्पर्ड जनरेशन तो अब सभी कहते जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू, मेकिंग देम टफ। और पैम्पर करते हुए उनको टफ बनाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत मेरठ से हुई थी जी, और फिर आप रुड़की तक पहुँचे और फिर आपने उत्तराखंड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड के लिए चुना। इसके पीछे क्या कारण था और उत्तराखंड ही क्यों? एक्चुअली मेरठ से बिजनेस स्टार्ट किया था। जो हमारे कंपनी के एमडी हैं मिस्टर पंकज गोयल, उन्होंने मेरठ से एक घर से ही स्टार्ट किया था। मतलब 10,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया था घर से 93 में। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करते हुए, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तो शायद डिमांड आपके प्रोडक्ट की हमेशा रहेगी। तो क्वालिटी बेटर रखते हुए खुद उन्होंने सारी मशीन्स भी खुद ऑपरेट की, ले जाकर माल जो भी 10,000 रुपये का माल बनाया वो ले जाकर मार्केट में खुद सेल किया। तो ग्राउंड लेवल से उनकी नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हर चीज़ में। इनफैक्ट मुझे ना हमेशा बहुत इंस्पायरिंग लगता है जब कोई इंसान 2 रुपये से, 5,000 रुपये से, 10,000 रुपये से अपने घर के किसी छोटे कमरे से किसी बिज़नेस की शुरुआत करता है और फिर वो बहुत बड़ा बिज़नेस बन जाता है। बहुत ही मुझे इंस्पायरिंग लगता है एंड रियली अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। यहाँ पर बहुत सारे यंग बच्चे हैं। मैं आप चाहूँगी कि आप ये बताएं कि हाउ डज़ वन स्टार्ट अ बिज़नेस, या हो सकता है यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप शुरू कर सकें बच्चे। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? यूथ को तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क से कभी ना बचें। आजकल की जनरेशन में क्या होता है, लाइक जैसे बीटेक किया किसी कॉलेज से या एमटेक किया किसी कॉलेज से, तो हर कोई ये चाहता है कि उसको
जहाँ भी जिस कंपनी में भी ज्वाइन करेगा कि उसको इमीडिएट कुर्सी मिल जाए। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं करना चाहेंगे। थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में इट्स लॉट ऑफ डिफरेंस। जब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करके आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा कि कुर्सी आपको खुद बोले कि आकर बैठो आप। अभी आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि ज्वाइन करने के बाद इमीडिएट अरे यार आज तो 2 घंटा काम कर लिया, काफ़ी हो गया। तो ये चीज़ें तो आपको कहीं आगे तक लेकर नहीं जाएंगी। मतलब ये चीज़ें आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब करना पड़ेगा। कुर्सी आपको खुद बोलेगी कि आइए बैठिए। अगर स्टार्टिंग से ही फ्रॉम डे 1 किसी को ये लगेगा कि मुझे कुर्सी चाहिए, बीटेक कर लिया मैंने, तो बीटेक कर लिया वो ठीक है, आपकी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, इट्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिस इज़ अगेन फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे कहा गया उत्तराखंड इज़ अ हब फॉर एजुकेशन, तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देखकर अच्छा लगा कि आने वाली जनरेशन में एवरीबडी विल बी एन एंटरप्रेन्योर। आपको अपना एक कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स आर नॉट गोइंग टू बी स्टेबल। जिस जॉब में आप, कोई भी जॉब आपकी 5 या 10 साल नहीं चलने वाली है, तो कुछ ना कुछ यू हैव टू बी ऑन योर ओन। सो दिस इज़ ह्यूजली इंस्पायरिंग टू मीट पीपल हु हैव ऑन देयर ओन। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने यंगर सेल्फ को, या जब आप 18 साल के थे, आप अपने आप को कुछ एडवाइस देंगे तो क्या एडवाइस देंगे? एजुकेशन लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन तो होनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख के क्या करना है, अपना ही काम करना है, तो क्यों ज़्यादा पढ़ना है। बट वो एक समय था जब हम लीजेंड्स को देखते हैं कि उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी या पढ़ाई की ही नहीं, लेकिन आज वो एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो समय कुछ और था। आज की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है या अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना, तो एजुकेशन इज़ मस्ट। अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो बिना एजुकेशन के आप नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर और आपकी कहानी जानकर। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब लोगों ने भी कुछ ना कुछ उनसे सीखा होगा। ऐसा कोई किस्सा है जो आप बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स का, या ऐसा कोई किस्सा जिससे आपने स्टूडेंट्स से कुछ सीखा कि आपको ऐसा लगे अच्छा हाँ ऐसा मुझे करना चाहिए था, या ऐसा शायद हमें इंक्लूड करना चाहिए था? ऐसा कई बार होते हैं कि बच्चे भी हमें कुछ सिखा जाते हैं। ऐसी कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा अपने एमडी सर के बारे में, मिस्टर पंकज गोयल के बारे में। एक बार हम लोग किसी केस में, किसी फाइल के संबंध कॉन्टेक्स्ट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गए थे हम लोग। तो वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर थे, एट लास्ट मतलब उनको वो जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे या जो भी क्वेरीज थी उनकी, तो उन्होंने उनके जो रिप्लाई थे उनको देखकर उन्होंने लास्ट में खड़े होकर उनको सैल्यूट किया। हमारे कंपनी के एमडी सर को खड़े होकर एक हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर सैल्यूट कर रहा है। इट मीन्स कि उनकी नॉलेज इस लेवल की है। तो मतलब ये किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप नॉलेज लेने के लिए, मतलब ज्ञान के लिए कोई लिमिट नहीं है, एज बार कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 50 प्लस हो गए या हम 40 प्लस हो गए तो हमने सब कुछ सीख लिया, ना ही कोई सीख कर आता है सब कुछ। तो जब तक हम लोग काम करेंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। मेरा यही कहना है। बिल्कुल ज़रूर, नॉलेज के बिना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। यू हैव टू, और नॉलेज तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं। चाहे कितना भी एआई हो या इंटरनेट हो, वहाँ तक पहुँचने के सफ़र के लिए तो जद्दोजहद करनी ही पड़ती है। और ये मैंने इनफैक्ट अगर मैं शेयर करना चाहूँ कि ये मैंने सीखा है छोटे बच्चों से, कि जब हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि आप चिल्लाइए मत, गुस्सा मत करिए, तो वो पलट के कह देते हैं आपने भी तो किया था गुस्सा, आप भी तो ये बात चिल्ला कर कह रही हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सिखाने का तरीका यही होता है, बिकम अ बेटर एग्जाम्पल। जब आप खुद एक बेटर एग्जाम्पल होंगे, दे लर्न द फास्टेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। धन्यवाद आपका। मैं चाहती हूँ आप मंच पर बने रहें। इसी के साथ ही मैं आग्रह करना चाहती हूँ रमेश चंद्रा सर से, वो कृपया मंच पर आए
और हमारे विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करें। ज़ोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से उड़ान भर रहा है और कैसे अपनी समृद्ध संस्कृति के साथ विस्तार कर रहा है, ये अभी तक के सेशंस में हमने जाना। क्योंकि उड़ान सिर्फ पंखों की नहीं होती, हौसलों की भी होती है और सपनों की भी होती है। और सबसे बड़ी उड़ान होती है खुद पहचानने की, और खुद को पहचानने की सबसे बड़ी कड़ी होती है शिक्षा। और इसी विषय को लेकर हमारे ये महत्वपूर्ण सेशंस जारी हैं हमारे इन खास मेहमानों के साथ। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आप सभी का, अपने विचार हम सबके साथ साझा किए, क्योंकि आज के इस खास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र भी हम सबके बीच मौजूद हैं, जो हमारे इन गेस्ट को सुन रहे हैं, हमारे इन विशिष्ट अतिथियों को सुन रहे हैं और अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब हम